हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। और आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से हम गॉस लॉ और गॉस लॉ का डेरिवेशन पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गॉस में हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो देखिए, सॉलिड एंगल को समझने से पहले हमको थोड़ा प्लेन एंगल को पता होना चाहिए कि प्लेन एंगल क्या होता है। क्लास 11th में आपने ये दोनों टॉपिक पढ़े होंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। जैसे हम कोई कर्व प्लेन अगर कंसीडर कर लें, मान लीजिए ये आपका कर्व प्लेन ए बी है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। इसके जो एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, इसको हम मान लीजिए ओ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसके एंड पॉइंट्स को, मतलब कर्व के एंड पॉइंट्स को हमने ओ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है। इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। अगर कोई कर्व प्लेन पॉइंट ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो एंगल बन रहा है, वही एंगल आपका क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये प्लेन और ये एंड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपको एंगल सबटेंड होता हुआ दिख रहा होगा, ये एंगल थीटा। दिस थीटा इज योर प्लेन एंगल एंड प्लेन इज ए बी। ये तो प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को समझने के लिए एंगल होगा, सॉलिड एंगल के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक सरफेस। जैसे यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, यस। इसके पेरीफेरी पे सपोज करिए कि पॉइंट ए बी सी डी, ये पॉइंट्स इसके पेरीफेरी पे हैं। अब इन पेरीफेरी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने किसी पॉइंट ओ पे, तो इस पॉइंट ओ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, पॉइंट ओ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, यही आपका क्या है? सॉलिड एंगल। तो हम इसको डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि कोई सरफेस के पेरीफेरी के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वही आपका क्या बोला जाएगा? सॉलिड एंगल बोला जाएगा। अब सॉलिड एंगल को इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक स्फेरिकल सरफेस इस तरह से बनाया। ये स्फेरिकल सरफेस के पेरीफेरी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर इन पॉइंट्स को हम यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल क्या है? आपका सॉलिड एंगल। ये आपका एक सरफेस है। अब हम इस सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कैसे करें कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस पॉइंट ओ पे टोटल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको हमको सीखना पड़ेगा। इस सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्लेन एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक कर्व आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये कर्व ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ इस सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, इसको बोलेंगे आपकी ये प्लेन एंगल है। इस कर्व का जो लेंथ है वो एल है, और ये मान लीजिए ये डिस्टेंस सेंटर से जो कर्व तक की डिस्टेंस है, उसको हम आर मान लेते हैं। तो आप प्लेन एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। प्लेन एंगल को बताएंगे कि प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आर। हम लिख सकते हैं एंगल दैट इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे प्लेन एंगल को। सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि s, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, तो s डिवाइडेड बाई, मतलब एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। s डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जो टर्म आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सॉलिड एंगल को। ये आपका सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया। ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर की टर्म, यहाँ एरिया में भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये एक आपका बना दे रहा है कैसा क्वांटिटी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपका जो सॉलिड एंगल है वो किस तरह का क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर्व जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है थीटा इक्वल टू L/R। और जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सरफेस जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो आपका कहलाएगा सॉलिड एंगल। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एरिया डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ रही है अगर हम बात करें कंप्लीट सर्कल के लिए, अगर बात करें हम कंप्लीट सर्कल के लिए कि अगर कंप्लीट सर्कल है तो वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। अगर हम थीटा लिख दें, थीटा इक्वल टू पढ़ा हमने L/R, कंप्लीट सर्कल के लिए हो जाएगा 2πr/r। तो हम ये बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2π। ये तो हम बात कर ली कंप्लीट सर्कल की, लेकिन ये हो जाएगा आपका प्लेन एंगल। अगर हम बात करें सॉलिड एंगल स्फेयर के लिए कि स्फेयर अगर है, स्फेयर है तो वो इस सेंटर पे इस पॉइंट O पे कितना टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। तो हमने अभी सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा दैट इज इक्वल टू S अपॉन R स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फेयर के लिए 4πr²/r² कितना आ जाएगा 4π। तो ये चीज़ आपको गॉस लॉ में यूज़ करनी पड़ेगी कि जो सॉलिड एंगल होता है सबटेंडेड बाय स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4π। सेंटर पॉइंट पे जो एक कंप्लीट स्फीयर है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है 4π के बराबर। एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका एक स्फीयर इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, इससे बनने वाला ये सॉलिड एंगल हो गया यहाँ पे सिग्मा। मान लीजिए इसकी एरिया डेल्टा S है और ये आपका R है, ये डिस्टेंस R है, तो हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा S/R²। इस तरीके से अगर ये पॉइंट O इस सरफेस के लिए ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, इस सरफेस के लिए ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। अगर जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट O से सरफेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो मान लीजिए अगर सेम डायरेक्शन में है फॉर द नॉर्मल, तो ये फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये केस भी तो बन सकता है कि ये आपका इस तरीके से स्फेयर हो, स्फेयर से ये आपका बनने वाला सॉलिड एंगल हो गया, ये पॉइंट O इसकी एरिया डेल्टा S है, इसका आपने नॉर्मल वेक्टर ये बना लिया। और मान लीजिए जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से इस S को, मतलब सरफेस को इस सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो मान लीजिए नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है। जब थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा तो सिग्मा का फॉर्मूला के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है तो इधर कैसा कंपोनेंट आएगा, मान लेते हैं इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, थीटा तो यहाँ मान रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा का कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस सरफेस जो नॉर्मल वेक्टर है इसका कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, कॉस वाला कंपोनेंट। तो सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ से आप निकालेंगे डेल्टा S कॉस अल्फ़ा। जब नॉर्मल वेक्टर और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है O से लेकर के सरफेस तक वो सेम डायरेक्शन में, तब तो ये कॉस वाला टर्म जीरो हो गया, मतलब कॉस जीरो हो गया तो 1 हो गया। लेकिन अगर यहीं पे नॉर्मल के साथ एंगल अल्फ़ा बन जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा, इसको भी हम डेल्टा बना लेते हैं, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू डेल्टा कॉस अल्फ़ा बाई R²। तो एक फार्मूला आपको सॉलिड एंगल का ये देखने को मिल गया है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, अब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे गॉस लॉ को प्रूव करने में। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट और गॉस लॉ का प्रूफ अब हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में पढ़ेंगे। गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स, जब आपने फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन E.ds। गॉस लॉ में हमको ये पता चला कि हमारे पास फ्लक्स निकालने का एक तरीका ये है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस में अगर जो टोटल चार्ज उसके अंदर जो चार्ज है वो Q है, तो उसका अगर आप 1/ε टाइम्स कर दें तो वो क्या निकल के आ जाएगा, फ्लक्स।
फ्लक्स निकालने के लिए आप कर सकते हैं 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। देखिए इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे। अगर हम एक सरफेस कंसीडर कर लें इस तरीके से, एक स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है। इस स्फेरिकल सरफेस में जो इनक्लोज चार्ज है, जो इसके अंदर जो चार्ज है वो Q है, और मान लीजिए सरफेस पे कोई पॉइंट यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया P। आपको बताना है कि आपको ये गॉस लॉ का ये फार्मूला को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस भी कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस हमने कंसीडर कर लिया R। इस सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर लिया इस यहाँ पे एक स्मॉल स्फेरिकल, जिसको मान लेते हैं डेल्टा S, और इस टोटल का एरिया आपका S है। अगर ये स्मॉल एरिया S है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और दो चीज़ें तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, एक तो ये कि ये जो एरिया डेल्टा S कंसीडर कर लिया है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो फील्ड के डायरेक्शन में है। तो अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में सपोज करेंगे तो डेरिवेशन और इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से ले लेते हैं कि फील्ड के साथ जो नॉर्मल है वो अल्फ़ा एंगल पे है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस सरफेस एरिया डेल्टा S के लिए फील्ड जो है वो नॉर्मल के साथ अल्फ़ा एंगल पे है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, E = 1/4πε0। चार्ज Q है और ये P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है, तो Q/r², ये टर्म आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे स्मॉल एरिया डेल्टा S कंसीडर कर लिया है। इस एरिया से ये फील्ड लाइन पास हो रही है, तो वहाँ पे आप फ्लक्स लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा S की एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फाई = या डेल्टा फाई लिख सकते हैं, स्मॉल एरिया है तो डेल्टा फाई = इससे E डॉट डेल्टा S को हम लिख सकते हैं E डेल्टा S, और A डॉट B होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, cos अल्फ़ा की टर्म आ जाएगी। तो डेल्टा फाई आपको यहाँ से मिला E डेल्टा S cos अल्फ़ा। अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से आप वैल्यू पुट करके देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r² और डेल्टा S और cos अल्फ़ा की टर्म। यहाँ से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो डेल्टा फाई जो आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा फाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q/4πε0 डेल्टा S cos अल्फ़ा/r²। अभी हमने सॉलिड एंगल इसीलिए पढ़ा था कि डेल्टा S cos अल्फ़ा/r² की जगह पे हम सॉलिड एंगल पुट कर सकें। तो डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 डेल्टा, ये सॉलिड एंगल डेल्टा सिग्मा, डेल्टा S cos अल्फ़ा/r² की जगह पे हम सॉलिड एंगल पुट कर सकते हैं। ये हमने किया फॉर स्मॉल एरिया डेल्टा S। अब हमको टोटल स्फेयर के लिए चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फाई = टोटल फ्लक्स को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, समेशन ओवर फाई का मतलब ये हो जाएगा Q/4πε0 समेशन ओवर डेल्टा सिग्मा। मतलब सॉलिड एंगल, पूरा सॉलिड एंगल ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सॉलिड एंगल पढ़ा था कि आपको ये डेल्टा सिग्मा की वैल्यू पता चल जाए कि ये टोटल जो स्फेयर है इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था Q/4πε0, और ये जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4π। तो 4π से 4π कैंसिल, फाई का जो वैल्यू आ गया Q, ये Q चार्ज इंक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई ε0।
फाई इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका है कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द गॉस लॉ, जिसमें कि फ्लक्स निकालने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स का कैलकुलेट करना है अगर, तो हम कर सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। आप इसको नोट कर लेंगे और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्लास 12 के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।